वेलकम टू द स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के सब्जेक्ट सोशल साइंस के बारे में, उसमें हमने लिया था सब सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। भारत की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कृषि के ऊपर निर्भर है। भारत की जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर कृषि के ऊपर निर्भर हैं। इस तरीके से कृषि के द्वारा ही भारत की जनता का निर्वाह जो है वो हो पाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्जेस्ट एरिया। कहते एग्रीकल्चर का ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें सिंगल क्रॉप जो है, सिंगल जो अकेली फसल है वो बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो इसमें आंसर आएगा आप लोगों का प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी कि रोपण कृषि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। कहते हैं इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है, तो रबी क्रॉप है ग्राम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिग्यूमिनस क्रॉप। कहते इनमें से कौन सी फसल जो है वो फलीदार है, तो आंसर आएगा आप लोगों का पल्सेस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स। कहते फसलों को सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार ने यानी कि भारतीय सरकार ने कौन सी अनाउंसमेंट की है, कौन से लोगों को सहायता प्रदान की है, तो आ जाएगा मिनिमम सपोर्ट पैसेज। सेकेंड क्वेश्चन है नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस। कहते भारत की एक खाद्य फसल का सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। कहते किसी एक पेय पदार्थ किसी एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां चाहिए या ज्योग्राफिकल अनुकूल परिस्थितियां चाहिए उनके बारे में बताइए। तो पेय पदार्थ यानी कि पीने वाली फसल, तो पीने वाली फसल आ जाती है हमारी टी, चाय और कॉफी। तो इसमें है टी इज एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप। कहती चाय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है भारत का। दिस प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। कहती ये जो इसका पौधा है चाय का, ये उष्ण और उप उष्ण क्लाइमेट्स में, जलवायु में, जिसका 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो हो, वो इसके लिए आइडियल है। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड इन समर, और समर में यानी कि गर्मियों में इसके लिए हाईएस्ट टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। द लोअर टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ टी इज, और इसके लिए कम से कम जो टेम्परेचर है वो है 16 डिग्री सेल्सियस यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। 150 टू 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर टी कल्टीवेशन। और कहते हैं चाय की फसल के लिए या चाय की फसल को उगाने के लिए 150 डिग्री से लेकर 250 सेंटीमीटर तक की बारिश की जरूरत पड़ती है। टी shrubs require fertile mountain soil mixed with lime and iron। कहती चाय के पौधे के लिए जो पहाड़ी इलाकों की उपजाऊ मिट्टी है जो कि मिक्स होती है लाइम और आयरन के साथ, वो बड़ी जरूरी है या बहुत ही अच्छी है। द सॉइल शुड बी रिच इन ह्यूमस, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इज नॉट गुड फॉर टी प्लांटेशन। और कहते हैं ऐसी मिट्टी जो कि ह्यूमस से भरी हो, जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसी मिट्टी चाय की खेती के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड।
कहती भारत की किसी एक खाद्य फसल का नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। कहते भारत की एक प्रधान फसल के बारे में बताइए और बताइए वो कहाँ पर किन किन क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो आंसर है राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप इन इंडिया। कहते भारत की जो खाद्य प्रधान फसल है वो है चावल। इट ग्रोज इन द इंडो गंगेटिक प्लेन्स एंड नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। कहते ये जो फसल है ये उगाई जाती है गंगा के मैदानी इलाकों में और उत्तर पूर्वी इलाकों में। कोस्टल एरिया एंड द डेल्टिक रीजन द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। कहते तटीय इलाके और डेल्टिक रीजन जो हैं नॉर्थन मैदानों के यानी कि उत्तरी मैदानों की वो भी इसके लिए बहुत ही मतलब अच्छी हैं या यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल चावलों की उगाई जाती है। एंड कोस्टल एंड डेल्टिक रीजन वाइल और कोस्टल तटीय इलाके और डेल्टिक रीजन जो हैं वो इसकी फसल यहाँ पे ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट है वाइल माइनर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया आर पंजाब एंड पार्ट ऑफ डिकेन प्लेट्यू। और कहते इसके अलावा जो कम चावल खेती वाले क्षेत्र हैं वो हैं पंजाब और भारत के दक्षिणी पठार। कहते डेवलपमेंट ऑफ डेनिस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एंड द ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। कहती ऐसे इलाके जहां पर बारिश कम होती यानी कि जैसे पंजाब हो गया हरियाणा हो गया वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया राजस्थान हो गया, ऐसे इलाकों में नहर की सिंचाई के द्वारा और ट्यूबवेल्स के द्वारा चावल की खेती कर पाना पॉसिबल हो गया है। तो इस तरीके से भारत में चावल की खेती जो है वो बहुत ही मान्य फसल मानी गई है। नेक्स्ट आ गया आप लोगों का द लैंड अंडर कल्टीवेशन है। नेक्स्ट है in list various institution reform program introduced by the government in the interest of farmers। कहते सरकार के द्वारा किसानों की इंटरेस्ट के लिए या किसानों के हित में जो भी कदम उठाए गए हैं इंस्टीट्यूशन रिफॉर्मर्स के द्वारा वो बताइए, यानी कि गवर्नमेंट ने किसानों के हित के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि कई बार फसलें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कई बार बारिश होती ही नहीं, तो इन केसेस में किसानों को बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो अब हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ की भरपाई के लिए लोगों को इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट फ्लड साइक्लोन फायर डिसीजेज एक्सेट्रा। कहते हैं जब कभी भी कोई ड्रॉट हो जाए यानी कि सूखा पड़ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, चक्रवात आ जाए, आग लग जाए या फिर कोई बीमारी लग जाए फसल को, तो उसके लिए इंश्योरेंस दिया गया है। फिर आ गया सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड रिसोर्सेज सच एज पावर एंड फर्टिलाइजर्स। और कहते हैं गवर्नमेंट ने लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड की हैं कृषि के लिए, सामान खरीदने के लिए और साथ ही शक्ति के साधनों के लिए और साथ ही फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी दी है। उसके बाद फैसिलिटीज ऑफ किसान क्रेडिट एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी लोगों को दी गई है। फिर है स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। कहते हैं किसानों के लिए रेडियो और टेलीविजन के ऊपर स्पेशल इससे वेदर से जुड़े हुए बुलेटिन्स यानी कि न्यूज़ दी जाती है लोगों को, और एग्रीकल्चर के बारे में के ऊपर प्रोग्राम्स भी दिए जाते हैं ताकि लोगों को फसलों की जानकारी या फसलों को कैसे उगाया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग अ लोन फैसिलिटी टू द फार्मर एट लोअर रेट। और कहते हैं किसानों को बैंकों के द्वारा कम
दरों पर लोन प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके लिए बैंक बनाए गए, जैसे ग्रामीण बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक हो गए आदि। क्वेश्चन है, द लैंड अंडर कल्टीवेशन हैज गॉट रिड्यूस डे बाय डे, कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कहते कृषि के लिए जो जमीन है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, क्यों, इसके क्या कारण हैं। कहते सबसे पहला कारण जो है वो है फूड शॉर्टेज फॉर द राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थों की कमी होना। सेकंड है राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि फूड ग्रेन्स की जो प्राइसेस हैं वो बड़ी ही हाई हैं, जिसके चलते हुए लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड फॉर द फार्मर्स, कैसे किसान जो हैं वो बेरोजगार हैं और उनके गुजारे के लिए कुछ भी नहीं है। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एग्रो इंडस्ट्रीज, कहते अब कच्चे माल की जो ज़रूरत होती है वो बड़ी कम हो गई है एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए, यानी कि जो कृषि के ऊपर उद्योग, कृषि बेस्ड उद्योग हैं उनके लिए रॉ मटेरियल पहुंचना भी बड़ा कम है। द एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट ट्रेड एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कमराइज, कहते अगर हम एक्सपोर्ट को लेकर देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो मतलब डिमांड है वो बड़ी कम हो गई, इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। कहते हैं भारतीय कृषि के ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण का मतलब होता है कहते वैश्वीकरण का मतलब होता है जैसे कि एक देश या वर्ल्ड के जो ज्यादातर देश हैं वो आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो इसका हमारी भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। कहते द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन फेल्ट ऑफ सिंस कॉलोनियल टाइम। कहते इसका जो प्रभाव है वैश्वीकरण का ये तो तब से पड़ रहा है जब हमारा देश जो था वो एक उपनिवेशी देश था, यानी कि हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। कहते रॉ कॉटन एंड स्पाइसेस पर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम इंडिया। कहते भारत का जो कच्चा कॉटन था और यहाँ के जो मसाले थे वो एक्सपोर्ट होते थे, भारत से बाहर जाते थे, बेचे जाते थे बाहर। इन 1917 इंडियन फार्मर्स रिवोल्ट इन चैंपियन अगेंस्ट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन प्लेस ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि जहाँ पे खाद्य फसल उगाई जाती थी उसकी जगह पर 1917 में अंग्रेजी सरकार ने इंडिगो उगाना शुरू कर दिया, जिसको हम नील की भी खेती कहते हैं। तो उसकी खेती करना शुरू कर दिया, तो जिसके खिलाफ वहाँ के किसानों ने प्रदर्शन भी किया था चंपारण में 1917 में। तो कहते इन ऑर्डर टू सप्लाई ड्यू टू ब्रिटिश फ्लोरिशिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि ये जो कॉटन था ये एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों में। thus globalization had thus globalization had its boon and boons for Indian agriculture। कहते वैश्वीकरण जो है वो भारत के लिए एक मान लो कि एक वरदान है और एक रीढ़ की हड्डी का काम जो है वो करता है। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन इंडियन फार्मर्स फेस recent challenges in highly developed nations। कहते ये जो भारतीय किसान हैं इनके लिए काफी सारे डेवलप जो नेशन जो मतलब अभी उन्नति कर चुके देश हैं वो एक चैलेंज ऐसे आते हैं, यानी कि हम दूसरों को देख के ही हम भी अपना रंग जो है वो बदलते हैं। तो अगर वो आगे जाएंगे तो नेचुरली सी बात है दूसरे देश भी आगे जाने की कोशिश करते हैं। दिस प्रॉम्प्ट्स नीड फॉर मेकिंग इंडियन एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बाय इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, काउंटरिंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कहते हैं इन संकेतों से पता चलता है कि यहाँ के जो किसान हैं उनको भी बड़ी मतलब अब ये जरूरत महसूस हुई कि हमारी जो
मतलब कृषि है वो भी सक्सेसफुल होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। डेवलपिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड डाइवर्सिफाइंग क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स हाई वैल्यू क्रॉप। तो हमारे देश के जो किसान हैं वो भी अब फॉरेनर जो कृषि है उसको अपना रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे विदेशी देश जो हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। खेती, चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बताइए कि मतलब किस तरीके की मतलब क्लाइमेट चाहिए चावल की खेती के लिए, किस तरीके का बारिश होनी चाहिए, किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। कहती फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर कल्टिवेशन। कहते ये एक खरीफ की फसल है और इसके लिए हॉट बड़ी गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसकी खेती के लिए। Temperature above 250 degree centimeter and highly humidity with the annual rainfall. कहते हैं टेम्परेचर above 250 सेंटीमीटर and high humidity with annual rainfall above 100 सेंटीमीटर is favorable for the growth of rice. कहते चावल की खेती के लिए 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और बारिश जो है वो मतलब होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर के करीब। Next, rice alluvial soil of the floodplain and Baltic areas which are renewed every year are ideal for rice production. और कहते चाहे इसकी खेती के लिए या इसकी प्रोडक्शन के लिए चावल के लिए एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी जो पहाड़ों के मैदानी इलाकों से या फिर डेल्टिक एरिया जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए। Rice required abundant rainfall or good water supply through irrigation and flooded fields during the earlier part of its growing season in June, July. कहती चावल की खेती के लिए पानी की मात्रा जो है वो काफ़ी होनी चाहिए और इसके लिए जो फ्लडेड फील्ड हैं यानी कि जो पहाड़िये इलाके हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और इसके लिए सीज़न जो है वो जून और जुलाई का है। नेक्स्ट, plenty of cheap labor as most of the farming involves manual labor. कहते सस्ते मजदूरों की जरूरत पड़ती है इसके लिए और हाथों से काम करने वाले लेबर्स की जरूरत पड़ती है चावल की खेती के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो लेसन है वो समाप्त होता है। थैंक यू।